हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और आज 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैं आपके लिए आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर को लेकर के आया हूं, जो कि 9th चैप्टर है। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बायो का चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वो शाखा है जो वंशानुगत लक्षणों के बारे में अध्ययन करती है। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वो शाखा जो वंशानुगत लक्षणों के बारे में अध्ययन करती है। अब आनुवंशिकता क्या है? एक पीढ़ी से जैसे लक्षण जो हैं वो अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, तो आनुवंशिकता कहलाता है। जो माँ बाप की शक्ल होती है वो बच्चों की शक्लों से मिलती है, ये किसका? आनुवंशिकता का उदाहरण है। ठीक है, किसी बच्चे की शक्ल को देख करके हम उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत बार आइडिया लगा लेते हैं कि ये शायद फलाने का बच्चा है, तो ये क्या है? आनुवंशिकता का। ठीक है, आनुवंशिकी के जो पिता थे वो ग्रेगर मेंडल थे। अब एक बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन आता है कि ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? मटर के दानों के ऊपर अपने प्रयोगों को रखा। 2-3 प्रयोग उन्होंने मटर के दानों के ऊपर किए, तो वो बड़े इफ़ेक्टिव रहे, बड़े अच्छे रहे। अब ये बात आती है कि उन्होंने मटर के फसल को ही क्यों चुना? तो उसका रीज़न है कि जो मेंडल थे वो एक किसान के पुत्र थे और उनके पिता मटर की खेती करते थे। तो उसके परीक्षण के लिए उन्हें किसी लैब की या किसी और विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसलिए एक एक प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरी बात ये रही कि मटर का जो जीवन चक्र है वो आप जानते हैं, 2 महीने की फसल होती है, 2.5 महीने की फसल होती है, और 2 से 2.5 महीने में अपने परिणामों को आसानी से परख सकते हैं। लंबे समय का इंतजार की आवश्यकता नहीं पड़ी। तीसरी बात ये रही कि उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा मटर के दाने हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गोल बीज होते हैं, कुछ थोड़े झुर्रीदार से होते हैं, कुछ लंबे से होते हैं, तो और कुछ हरे से होते हैं, कुछ पीले से होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बीज उसमें मिल गए। कुछ जो पौधे होते हैं वो बौने होते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इस तरह से जो है मटर के बहुत सारे जो दाने थे वो अलग अलग परीक्षण के लिए अलग अलग चीज़ें मिल गई। आगे समयुग्मी जीव होते हैं। समयुग्मी जीन जो होते हैं वो होते हैं जब जो दोनों जीन एक ही प्रकार के हो। कैपिटल टी जो है, दोनों जो टी हैं वो कैपिटल है या दोनों टी स्मॉल हैं, तो ये समयुग्मी हो गई। ठीक है, और विषम युग्मी जो हैं वो अलग अलग हो गए, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ये जो जीन होते हैं ये एक इस तरह से पेयर के रूप में होते हैं, और जो जीन हैं वो जब समान होते हैं तो समयुग में हो गए, और जब असमान होते हैं तो विषम युग में हो गए। अब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो केवल एक जीन के होने पर भी अपने प्रभाव को दर्शाते हैं, जैसे कि कैपिटल टी किसके लिए? लंबेपन के लिए है। ठीक है, लंबेपन के लिए जो है कैपिटल टी वाला जीन है। अब यदि दोनों टी कैपिटल हो तब भी पौधा लंबा रहेगा, और अगर एक टी कैपिटल हो तब भी पौधा लंबा ही रहेगा। तो जो है ये क्या है? प्रभावी जीन है, प्रभावी लक्षण है लंबापन। जब एक जीन के होने पर भी वो अपने प्रभाव को दर्शा पाता है। आगे बात आती है अप्रभावी लक्षण की। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जब कोई भी लक्षण जो है वो यानी समयुग्मी जो जीन है और तब आए अपने उसमें और तब वो अपने प्रभाव को दर्शा पाए, तो वो क्या है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे कि बौनापन। अब बौनेपन का अगर बौनापन पौधे में चाहिए तो बौनापन होने के लिए ये आवश्यक है, जो स्मॉल टी है वो बौनेपन के गुण का युग्म है, वो लक्षण, वो जीन है। लेकिन उसके लिए उसे क्या है? दोनों ही जो जीन हैं वो कैसे चाहिए? बौने ही होने चाहिए। आगे ग्रेगर मेंडल ने क्या किया है? 2 पौधों को लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक संकर शुद्ध बौना पौधा लिया, और उनको आपस में संकरण कराया। ठीक है, संकरण कराया, और संकरण के द्वारा उसने ये देखा जो शुद्ध लंबा पौधा है उसके जो जीन हैं वो कैसे हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं। ऐसे ही जो शुद्ध बौना पौधा है उसके जो जीन हैं वो कैसे हैं? स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं। अभी क्या है, जब उसने संकरण कराया तो एक बात तो ये फिक्स हो जाती है, जब जो निषेचन जो यानी कि जनन कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो जनन होता है वो उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि जो गुणसूत्र होंगे, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आधे हो जाएंगे। यानी कैपिटल टी में से एक टी आएगा और स्मॉल टी में से एक टी आएगा, तो इसका जो वो बन गया वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। सेम एज कैपिटल स्मॉल, सेम एज कैपिटल स्मॉल, सेम एज कैपिटल स्मॉल।
इसका मतलब जो बात रही वो ये रही कि सारे के सारे जो पौधे थे वो कैसे रहे, कैपिटल और स्मॉल वाले, और यानी कि शुद्ध, ये सारे के सारे, क्योंकि अब इनमें जो प्रभावी जीन है वो कैपिटल टी है, यानी लंबे पौधे हुए सारे के सारे, कोई भी बौना पौधा नहीं रहा। ये F1 पीढ़ी थी। कौन सी थी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब दोनों के संकरण कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। अभी क्या किया हमने, इन दोनों पीढ़ियों में से यानी F1 पीढ़ी के दो पौधे लिए और दोनों पौधों का जो है आपस में संकरण कराया, और अब की बार जब संकरण कराया कैपिटल टी के साथ, तो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ शंकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। कैपिटल टी के ये स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी शंकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और स्मॉल का स्मॉल के साथ तो जो है शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अब की बार हमने देखा कि जब शुरुआत वाली पॉइंट पे जब हम दोनों सारे जो दो पौधे थे, वो एक लंबा था एक बौना था, तब सारे पौधे लंबे हुए। ठीक है, सारे के सारे पौधे, क्योंकि इनमें सभी में कैपिटल टी है तो सारे पौधे लंबे हुए। लेकिन दूसरी पोजीशन में हम देखते हैं जब दो लंबे पौधों को आपस में संकरण कराया, और तो तीन जो पौधे हुए वो कैसे हुए, लंबे हुए। इनमें से जो एक पौधा है वो शुद्ध लंबा रहा, और बाकी के जो दो पौधे हैं वो शंकर लंबे रहे, और केवल एक जो पौधा है वो कैसा रहा, शुद्ध बौना रहा। ठीक है, और इसके बाद में हम पॉइंट पे आते हैं शिशु में लिंग निर्धारण। देखिए, लिंग निर्धारण मनुष्य में होता है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की कोशिका में। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो शरीर की अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, लंबाई और रंग रूप, आँखों की बनावट, आँखों का रंग, नाखूनों का रंग, बालों का रंग, ये सभी। लेकिन जो एक जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, और वही उसी के ऊपर लिंग जो निर्धारण जो है वो निर्भर करता है। अभी पुरुषों में ये जो लिंग निर्धारण है वो उसका जो गुणसूत्र है वो X और Y होता है, और मादाओं में क्या होता है, X और X होता है। जब ये एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा नर का यदि X स्त्री के X से संपर्क करता है तो दोनों XX हो गए, तो इसका मतलब स्त्री पैदा हो गई। और ऐसे ही पुरुष का X दूसरे एक्सेस के साथ तो हुई स्त्री पैदा हो गई। लेकिन पुरुष का अगर Y XX गुणसूत्र के साथ मिलता है तो X और Y, और यहाँ भी ये X और Y, इसको मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो ये दोनों इस तरह से होते हैं। आगे 2-3 पॉइंट आते हैं। उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जीव द्वारा अपने जीवन काल में ही सीखे जाते हैं। हमको अगर तैरना सीखना है तो हम सीखेंगे, पढ़ना सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो ये हमारे क्या है, उपार्जित लक्षण है। ठीक है, लेकिन कुछ लक्षण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, जो लक्षण एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। एक अदर एक्सपेरिमेंट, और डार्विन ने अदर एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया, चूहे लिए और चूहे के पूंछ को उसने काट दिया, और उन चूहों, कटे हुई पूंछ वाले चूहों का संकरण कराया, तो अगले जो नई पीढ़ी हुई उसमें जो चूहे पैदा हुए उन सभी के पूंछ थी। ऐसे ही दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 7 बार उसने किया, लेकिन 7वें बार उसने जो है चूहे के पूंछ का जो होना वो क्या हुआ, वो एक वंशानुगत लक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से आगे समजात अंग जो होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं दो अलग अलग जीवों के, जिनकी संरचना तो समान होती है लेकिन काम भिन्न भिन्न होते हैं। मनुष्यों के हाथ, पक्षियों के पैर, मेंढक के पैर, ठीक है, इनका अगर आप एक्सरे निकालोगे तो ये लगभग इनकी जो संरचना है वो एक जैसी सी दिखाई देती है। तो ये क्या है, समजात अंग है। आगे समवृत्तीय या समरूप अंग कहते हैं। अब समरूप अंग वो होते हैं, समवृत्तीय अंग वो होते हैं जिनकी संरचना तो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है लेकिन काम समान होते हैं। आप पक्षी जो हैं और कीट जो हैं, दोनों के पंख क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, लेकिन पक्षी के पंखों के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और जो कीट के जो पंख होते हैं वो केवल झिल्ली से बने हुए होते हैं। भले ही दोनों उड़ने का काम करते हैं, दोनों के कार्य समान हैं लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं। तो ये क्या हुआ, समवृत्तीय अंग।
थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट और इसमें रह गया, एक पॉइंट है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब है कि शरीर में जो विराजमान ऐसे अंग हैं जिनका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं है। पहले कोई उपयोग होता था। आँख के अंदर एक निमेषक झिल्ली होती है और हमारी जो छोटी बड़ी आंत जो होती है उसमें एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में वर्ड आपने सुना होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये आज के समय में जो है कारगर नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में ये काफ़ी कारगर थी, अब काफ़ी उपयोगी थी। क्या था, जब आदमी कच्चा पक्का मांस खाता था तो उस समय पे ये क्रियाशील होती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये क्रियाशील नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, जीवाश्म क्या होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, जब वो जीव जंतु मर जाते हैं तो जीवों के मृत अवशेषों को जो है हम जीवाश्म कहते हैं। अभी एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि जीवाश्म जो के जीवों के मृत अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों का जैव विकास में क्या योगदान है? क्या होता है कि जब कभी जो जीवाश्म होते हैं वो जब उनकी खुदाई करते हैं तो वो जितने नीचे मिलते हैं इससे ये पता चलता है कि कोई जीवाश्म जमीन में जितना नीचे है तो इसका मतलब वो उतना ही पुराना है। ठीक है, ये बात हमें पता लगती है। और जो जीवाश्म जमीन में जितना ऊपर मिलता है इससे ये पता लगता है कि वो जीवाश्म उतना ही नया है। इसका मतलब ये जीव उतने मतलब जल्दी मरा है और ये उतना बाद में मरा है। ये आपकी बुक का फोटो है। क्या होता है, जीवाश्मों से हम जीवों की आयु का पता लगा पाते हैं। तो जीवाश्म में जो जीव जमीन की परतों के जितना नीचे होता है, ठीक है, चट्टानों में दब करके जितना नीचे पड़ता मिलता है, इसका मतलब वो उतना ही पुराना है, वो काफ़ी समय से हो गया है। ये नीचे आप डायग्राम में देख रहे हो, एक जीवाश्म है वो काफ़ी ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो घोड़े हैं वो काफ़ी पहले प्रकट यानी पहले मरे हैं, अभी मरे हैं जल्दी में, लेकिन नीचे जो जीवाश्म हैं वो ज़मीन के काफ़ी नीचे दब गए हैं। तो इनसे ये पता लगता है कि ये क्या है, काफ़ी समय पुराने हैं। तो बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।